रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद हुए पहले ही भाषण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलाम नबी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ने पटेल और अंबेडकर का नाम लिया लेकिन नेहरू का जिक्र तक नहीं किया। आनंद शर्मा ने इल्जाम लगाया कि राष्ट्रपति ने दीनदयाल उपाध्याय की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। खैर, सच्चाई दोनों ही बातों में है। कोविंद ने पटेल और अंबेडकर का जिक्र किया जिसमें नेहरू का नाम शामिल नहीं था, और ये भी कहा कि जिस भारत का सपना गांधी और दीनदयाल ने देखा है, हम वो भारत बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति बनने के लिए नेहरू के नाम का जिक्र करना जरूरी शर्त है? सवाल ये भी है कि गांधी अतुलनीय है। अहम सवाल ये भी है कि दलित तबके से आकर राष्ट्रपति बने कोविंद अब भी गांधी और दीनदयाल के ही सपनों का भारत क्यों चाहते हैं, अंबेडकर के सपनों का भारत क्यों नहीं? प्राइम टाइम में इन्हीं तमाम इल्जामात और सवालात की पड़ताल करेंगे। कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। क्या देश के राष्ट्रपति अब भी बीजेपी के राम साबित हो रहे हैं? ये सवाल उठाया है कांग्रेस ने। रिपोर्ट देखिए। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बन गए। संसद भवन में शपथ के बाद उन्होंने अपना दर्शन और विजन भी साफ कर दिया। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है, और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। राष्ट्रपति कोविंद की बातों में देश की एकता थी। कतार में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति का जिक्र था। नेहरू के 2 मंत्रियों का उल्लेख था। गांधी थे और दीनदयाल उपाध्याय भी। कांग्रेस ने इसी जगह राष्ट्रपति की कलाई पकड़ ली। गुलाम नबी ने शिकायत की कि राष्ट्रपति ने नेहरू के 2 मंत्रियों का जिक्र किया लेकिन नेहरू का नहीं। राष्ट्रपति ने नेहरू के 2 मंत्रियों का नाम लिया लेकिन नेहरू का नहीं। गुलाम नबी। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। कांग्रेस के ही आनंद शर्मा ने इस बात पर ऐतराज उठा दिया कि गांधी की तुलना राष्ट्रपति ने दीनदयाल उपाध्याय से क्यों कर दी।
गांधी की तुलना दीनदयाल उपाध्याय से करना गलत। आनंद शर्मा। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। बहरहाल ये सच है कि राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रपति की छवि में पार्टीबाजी का दाग खोज ही निकाला। फिलहाल रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति साबित होते हैं या फिर बीजेपी के राम, ये आने वाला वक्त तय करेगा। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो वही सवाल, क्या नेहरू का नाम शामिल करना जरूरी है? नेहरू का नाम शामिल नहीं किया है तो क्या गलती की, और गांधी क्या अतुलनीय है? सवाल कई हैं, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान सबसे पहले तो एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं, संजय शर्मा जी, स्वागत है। संजय जी, ये आपने जो भाषण सुना उस पर जो गुलाम नबी का निशाना साधना है, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, गुलाम नबी आज़ाद ने जो बात कही है वो उनकी वो पीड़ा है कि जहाँ जो दूसरे लोग हैं, ख़ासतौर से बीजेपी है, वो नेहरू के एक दार्शनिक विकल्प के रूप में किसी को पेश कर रहे हैं। अभी तक जो देश में आमतौर पर राज रहा है वो लेफ्ट लीनिंग पार्टीज़ का रहा है जो गांधी से प्रभावित रहे। नेहरू खुद गांधी के फॉलोअर्स में से थे। लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय हैं वो एक दूसरा रास्ता उन्होंने पकड़ा। कई जगह वो गांधी जी से समानताएं रखते थे, लेकिन उनके कुछ एक दो मुद्दे ऐसे थे जिन पे उनकी गांधी जी से सोच में भेद था। पहला था कि जो पूंजी है उसकी ट्रस्टीशिप, कि गांधी जी कहा करते थे कि जो पूंजी है वो किसी की व्यक्तिगत नहीं है, वो एक समाज की साझा है। इसी को दीनदयाल उपाध्याय एक दूसरी तरह से बोलते थे कि संपत्ति व्यक्ति की है, लेकिन उसको ईश्वर में विश्वास रख के ये समर्पित भाव से छोड़ देना चाहिए कि मुझे ईश्वर का काम कर रहा हूं और मैं सबके लिए करूं। तो मुझे लगता है मौलिक रूप से कोई भेद नहीं है। भेद ये है कि आप संपत्ति से चिपक के ना बैठ जाएं। बाकी और भी बहुत सारे, जैसे एक मुद्दा था जिसपे गांधी जी और दीनदयाल उपाध्याय में बहुत बड़ा फर्क था। गांधी जी बड़ी मशीन के खिलाफ थे, वो कहते थे इससे बेरोजगारी आएगी, और ऐसा अब जो नई आर्थिक नीति है उनसे अंदाजा भी लग रहा है कि सचमुच में जब से बड़ी मशीन आई है बेरोजगारी बढ़ी है। दीनदयाल उपाध्याय उससे उल्टा कहते थे कि हमें कोई बड़ी मशीन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें उसका स्वदेशीकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे, और जो नेहरू हैं आप उनको मेरी समझ में हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो एक तरह से अति आधुनिकतावादी थे। गांधीयन होते हुए भी वो बड़ी मशीन के पक्षधर थे, बड़ी इंडस्ट्री के पक्षधर थे। वो सेकुलरिज्म पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक हैसियत बनाना उनका अपना रोल है। ये सब बड़े नेता, इनका अलग अलग पक्ष से बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान की राजनीति को आगे ले जाने में रोल रहा है। तो ये महज एक चूक है, या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है बीजेपी के राम है ये, या देश के राष्ट्रपति हैं? और विचारधारा को लेकर ही लड़ाई शुरू की थी इन्होंने, कहा था आरएसएस से जुड़े हैं, बीजेपी के हैं, इसीलिए फिर मीरा कुमार को खड़ा किया था। और अभी भी वो वही सोच, कांग्रेसी और तमाम जो लोग हैं वो वही सोच देख रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस वैसा दिखाने की कोशिश करेगी कि राष्ट्रपति जो हैं वो एक मत से आते हैं जो हिंदूवादी मत है, लेकिन राष्ट्रपति हैं और उनके भाषण से आप ऐसा अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने किसी एक पक्ष की बात की। निश्चित तौर पे जिनसे वो दार्शनिक रूप से प्रभावित रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय, उनका कद बहुत बड़े रूप में लिया है। और जैसे जो पार्टीज आई हैं उनने अपने अपने जो भी उनके आदर्श रहे हैं उनको बड़े लेवल पे लिया। तो अब ये देश को समझना पड़ेगा कि जो राइट विंग फोर्सेस हैं, जिसे हम बीजेपी को मानते हैं, वो लोग भी अभी तक विचार के मामले में लोगों से उनकी इतनी बड़ी पहचान नहीं बनी थी। अब ये बात सामने आएंगी कि उनके विचार क्या थे, उनमें कितना वजन है। ये समय जब लोग समझें और इसको तोलने की कोशिश करें। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त जय सिंह फिलौर जो कि दलित एक्टिविस्ट है वो जुड़ गए हैं। स्वागत है जय सिंह फिलौर जी आपका न्यूज़ इंडिया पर।
दलित राष्ट्रपति देश को मिले, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, लेकिन उनके भाषण को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल ये भी उठता है कि क्या उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम अंबेडकर का भारत बनाना चाहते हैं सपना, उन्होंने यही क्यों कहा कि वो पंडित दीनदयाल और गांधी जी का बनाना चाहते हैं भारत। आपको नहीं लगता है कि इस भाषण को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो वो जायज है? देखिए, आज देश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि चाहे कोई गांधी के सपनों का भारत की बात कर रहा हो, कोई दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों के भारत की बात कर रहा हो, लेकिन आज अंबेडकर को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आज जितनी इस देश में तेजी से कम्युनल भावनाएं उठ रही हैं, सारी बातें जो है इंसान से पूरी तरह से टूट रहा है, उन सबको जोड़ने के लिए एक मात्र पुल नजर आता है तो वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। उनको उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है। तो आज अगर कोई न्याय की बात कर सकते, क्योंकि इस देश में जो संविधान की उन्होंने रचना कर दी, आज उसको कोई छोड़ के नहीं जा सकता, उसको परे हट के कोई राजनीति नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने जो जस्टिस की बात की वो इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की, तो आज की सारी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसलिए चाहे वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के करें, चाहे कांग्रेस उसको गांधी जी की आइडियोलॉजी के साथ जोड़ के चले, चाहे उसको मार्क्सिस्ट के लिए भी ये जरूरी हो गया कि वो डॉक्टर अंबेडकर की राजनीति को जोड़ के ही बात कर पाएंगे। जैसे कि मेरा आपसे प्रश्न है, आप जरा और हमें साफ तौर पे ये बताएं कि डॉक्टर अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, इनके राजनीतिक विरोधाभास क्या थे? गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के विरोधाभास क्या थे? और जो सपना अंबेडकर ने देखा, या जैसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की बात करते थे कि आखिरी आदमी, जिसका मतलब मुझे ऐसा लगता है जो अंबेडकर का भी आखिरी आदमी है, इनका भी एक है, लेकिन उनके तरीके कुछ अलग हो सकते हैं। आप ये हमें भेद बताने की कोशिश करें हमारे व्यूअर्स को। देखिए, जब ये राजनीति एक वोट पे आके खड़ी, एक व्यक्ति एक वोट पे आके खड़ी हो गई और ज्यादा वोट जो है वो यहाँ के सर्वहारा के पास है, जो आदमी लास्ट लैडर पे खड़े हैं उनकी गिनती बहुत ज्यादा है। आज जो देश का जो 1% लोग हैं उनके पास जो है वो 60% ऑफ द रिसोर्सेज हैं, तो बाकी जो लोग हैं उनकी बात करनी वोट के लिए सबके लिए आवश्यक है। अब इस देश में 3 स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं। एक तो वीर सावरकर का थॉट रहा, दूसरा गांधी का थॉट रहा, तीसरा अंबेडकर का रहा। आज बीजेपी जो है वो सावरकर का जो स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको आगे चल के दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो गांधी का स्कूल ऑफ थॉट है, यानी जो सावरकर का स्कूल ऑफ थॉट है, वो कंप्लीटली जो पुरातन वैल्यूज हैं वो धर्म को नहीं छोड़ पा रहे। आज जो सावरकर का स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि भाई गीता सब जगह पढ़ाई जाएगी। उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि वो चतुर्वर्ण पे टिकी हुई बात है। गांधी जी छुआछूत को तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहते। अंबेडकर जो है वो उसका सीधा प्रहार जो है वो जातिवाद पे है, वर्ण व्यवस्था पे है, और उनका ये मानना है कि जब तक वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक जो है ये शोषण की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी, क्योंकि जाति जो है वो एक बड़ा टूल है, वर्ण व्यवस्था का बड़ा टूल है गरीब लोगों के शोषण के लिए। तो इसलिए ये 3 अलग अलग तरह के थॉट थे। तो अब हर जो व्यक्ति है, जो अभी चाहे गांधी का थॉट है, चाहे सावरकर का थॉट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अपने पक्ष में चलने के लिए उसको अंबेडकर की बात करनी पड़ रही है।
तो अंबेडकर का सिर्फ जिक्र ही होगा, उनका जो सपना, उनका कोई सपना नहीं है क्या? और क्या अंबेडकर के सपने का भारत नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अंबेडकर के ही सपने का भारत जो है वो असली भारत है, क्योंकि अंबेडकर ने जो है जो बात की है वो जो है, अगर आप देखेंगे कि जो जस्टिस है उसको सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है, और बाकी लोगों ने वर्ण व्यवस्था में इस चीज का कहीं जगह नहीं है। वहां पे डिस्पैरिटी है, डिवीजन है। अगर जो उसका जो शेप जयसिंह जी, हम आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अंबेडकर और जो दीनदयाल उपाध्याय या वीर सावरकर, इनकी आइडियोलॉजीज में कौन से मतभेद थे? ये उत्तर आपसे जरूर लेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, उनका स्वागत कर लेते हैं। HK वर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसी के साथ RSS के संघ विचारक अविनाश राय खन्ना जी, आपका भी स्वागत है। और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़ गए हैं प्रेम रंजन पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक NK चौधरी साहब, आपका भी स्वागत है। जयसिंह जी, जो सवाल अभी संजय जी ने किया है उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद मेहमानों से सवाल। ऐसा है कि मेरा जो जन्म है वो एक RSS के कार्यकर्ता के घर में पैदा हुआ हूं मैं। मेरे पिताजी जब गांधी जी की हत्या हुई तो वो जेल में भी रहे। तो लेकिन दलित होने के नाते भी इनके उस टाइम पे, क्योंकि कई गोत्र ऐसे हैं जो अप्रकाश का अभाव देते हैं, तो मेरे पिताजी एक ऐसे गोत्र का प्रयोग करते थे जो अप्रकाश का आभास देते थे। तो यानी कि उस टाइम की मैंने उनकी जो पुरानी डायरिया वगैरह खोल के देखी तो उसमें ये था कि हम एक रंग में रंगे हुए, हम तीन रंगे को क्या जाने, समझे ना। तो ये हम लोग बचपन में हमने भी यही सोचा था कि भाई लाल किले में भगवा ध्वज होगा और देश की सीमाओं को लेके अखंड भारत की जो बात है, वो दूध तक की जो बात है उन सबको, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक बात कभी नहीं आई। हमें गंगा पे गर्व रहा, हमें हिमालय पे गर्व रहा और ये बाकी चीजों पे गर्व रहा, लेकिन वहां पे उन आइडियोलॉजी में गरीब लोगों की कहीं बात नहीं हुई। इसलिए इस देश में लोग जो है, जब मार्क्सिस्ट आंदोलन आया 60s में, उसका ज्यादा हुआ, तो लोग जो गरीब लोग थे उनका रुझान वहां हो गया। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं, गांधी जी ने सरवारा की बात की, लेकिन लंबा टाइम तक वहां कोई बात नहीं हुई। जब जेपी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने जब कहा कि मैं आखिरी आदमी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे नौजवान जो थे, जिनमें मैं भी एक था, हम लोगों का जो है रुझान उस पर बढ़ा। हमें लगा कि भाई जनता पार्टी, ये आखिरी आदमी की बात हो रही है, यही एक मोर्चा है जहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी, हाँ जी, तो हमें लगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ शेर छपा हुआ है, दूसरी तरफ उसका मूल्य निकाला। भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और यहाँ पर भी एक भाषण के दो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल HK वर्मा साहब आपसे है, आवाज आ रही है ना हमारी? जी हाँ, आ रही है। कोविंद ने पटेल और अंबेडकर का जिक्र किया, जिसमें नेहरू का नाम शामिल नहीं था। अब आप ही के नेता लोग कह रहे हैं कि नेहरू का नाम नहीं लिया है। सवाल यही है, क्या राष्ट्रपति बनने के लिए नेहरू के नाम का जिक्र करना जरूरी है? देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए नेहरू के नाम का जिक्र करने की जरूरत है नहीं, वह तो रामनाथ कोविंद जी समझे। लेकिन आज देश में जो विकास के कार्य हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश में आधारभूत संरचना, सड़क, पुल पुलिया की नींव रखी एवं देश में कल कारखानों, विद्युत संरचना, भाखड़ा नांगल एवं अन्य अनगिनत सिंचाई संसाधनों की नींव रखी। साथ ही विश्व में गुट निरपेक्ष देशों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित नेहरू देश में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र एवं समाजवाद की नींव को मजबूत किया। उनमें सहिष्णुता भरपूर भरी हुई थी। आज हिंदुस्तान के विकास, सर्वांगीण विकास की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी, जिसे लाल बहादुर शास्त्री
इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी ने बहुत आगे बढ़ाया, जिससे देश की जनता अवगत है। आज भाजपा की सरकार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है। इतिहास कैसे बदल जाएगा? नेहरू का नाम नहीं लेंगे तो इतिहास बदल जाएगा? देखिए, आप जो स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता हुआ, जिन लोगों का कोई योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहा है, आज वे लोग तो कोई बात करते हैं तो बेईमानी होता है। और आज देश जिस विकास के पथ पर अग्रसर ठीक है, वो सिर्फ नेहरू की देन है और किसी की देन नहीं है। विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में आ रहा है। हाँ। उसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थी। ठीक है, नेहरू की देन है। देश के निर्माता का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। प्रेम रंजन पटेल जी, जवाब दीजिए, रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं या फिर बीजेपी के? ये बात सच है कि कोविंद ने पटेल, अंबेडकर का जिक्र किया लेकिन नेहरू का नाम तक शामिल नहीं किया? देखिए, सबसे पहले तो रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने हैं, ये देश के राष्ट्रपति हैं और देश के बहुमत वर्ग के लोगों ने जीत उनको चुनाव के माध्यम से उनको राष्ट्रपति बनाया है। देश में लोगों ने उनको जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत निर्वाचित कर करके और राष्ट्रपति के पद पर उनको सुशोभित किया है। सबसे बड़ी बात है कि रामनाथ कोविंद जी जिस वर्ग, जिस समाज से आते हैं, वो देश के अंदर में उपेक्षित वर्ग रहा है। कभी आज तक उस सर्वोच्च पद पर वह समाज का व्यक्ति नहीं बैठा है और वैसे समाज के व्यक्ति रामनाथ कोविंद जी बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने, पहले सुन लिया जाए, कांग्रेस के लोगों ने आज तक कभी जो है वैसे समाज के लोगों को आगे करने के कोशिश नहीं किया। और उसके बाद उनके भाषणों के ऊपर आज विवाद खड़ा किया जा रहा है कि अगर नेहरू जी का नाम नहीं लिए, देश की आजादी में कई सारे लोगों का योगदान रहा है, केवल नेहरू खानदान का योगदान नहीं रहा है। मैं वर्मा जी की बात को सुन रहा था, वर्मा जी ने कहा कि आज देश के अंदर में जितने विकास के कार्य हुए हैं वो नेहरू के कारण हुए हैं। तो आप बता दें कि कांग्रेस के अंदर या देश के अंदर में आजादी से लेकर करके आज तक क्या केवल जो है आजादी की लड़ाई में केवल नेहरू खानदान या नेहरू के परिवार का ही योगदान रहा है? उनके कारण देश आजाद हुआ है, जो केवल नेहरू को श्रेय जाता है। 70 वर्ष की आजादी के उपरांत आज देश के अंदर में जितनी सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भी जिक्र करना चाहिए उनको कि आज गरीबी इतनी बड़ी संख्या में है, आज विकास नहीं हुआ है, बहुत सारी समस्याएं देश के अंदर में है। उन समस्याओं का अगर कोई किन्हीं के जिम्मे जाता है तो वो नेहरू के केवल जाता है। मैं ये उनसे जानना चाहिए। पटेल जी, मैं आपको याद दिला दूं, आपने कहा कि नाम नहीं लिया और इस प्रकार पटेल जी मैं आपको याद दिला दूं कि आप ये कह रहे हैं कि जिस समाज से कोविंद जी आए वो पहले हैं, KR नारायणन भी उसी समाज से आए थे और वो भी देश के राष्ट्रपति रहे, बहुत सम्मानीय राष्ट्रपति रहे। तो एक तो अपना ये जो तथ्य है वो ठीक कर लीजिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि एक उम्मीद ये थी कि जैसे कोविंद जी ने बोला कि दीनदयाल उपाध्याय और गांधी जी का देश बनाना है, हमें उम्मीद थी कि वो अंबेडकर को श्रेणी में लेके बात करते, क्योंकि वो जिस वर्ग से आए वो तब भी उपेक्षित था, आज भी उपेक्षित है। कानून ने बहुत ताकत दी है लेकिन समाज में आज भी उनकी स्थिति वो है, आर्थिक वो है, जैसा जयसिंह जी बयान कर रहे हैं जो पहले खुद ही RSS वाले परिवार में पैदा हुए हैं। आप ये बताएं कि क्या अंबेडकर को आदर्श के रूप में पेश करने की जरूरत नहीं थी आज के समाज में जो भारत की स्थिति है? सबसे पहले सुन लिया जाए, KR नारायणन जब राष्ट्रपति बने थे वो कांग्रेस की देन नहीं थी, कांग्रेस के इच्छा के अनुरूप नहीं था। उस समय भी अगर कहे तो केंद्र के अंदर में सरकार गठबंधन की सरकार थी जो कांग्रेस के खिलाफ की सरकार थी और उसमें विपक्ष के नेता के रूप में या कहें कि एक बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी उसके नेतृत्व करता थे और उन्होंने उनके नाम का सुझाव देने का काम किया था, जिसके कारण KR नारायणन राष्ट्रपति के रूप में बने थे। जहां तक अंबेडकर की आप बात कर रहे हैं, अंबेडकर को कौन नहीं जानता है? अंबेडकर के माध्यम से ही आज जो है सारे हमारे संविधान के अंदर में हम सब लोगों को जितने अधिकार प्राप्त हुए हैं वो सारे मिले हुए हैं और उसी श्रेणी को ऊपर उठाने के लिए आज रामनाथ कोविंद जी हैं। ये भी नहीं कहा रामनाथ कोविंद ने कि अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा अपने भाषण में कि अब भी गांधी और दीनदयाल के ही सपनों का भारत वो चाहते हैं।
हमारे साथ एन.के. चौधरी साहब बहुत देर से बातें सुन रहे थे। एन.के. चौधरी साहब, सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, जब से ऐलान हुआ है तब से संघ के, बीजेपी के कहते रहे, अब तो बन भी गए हैं तो भी वही दृष्टिकोण है। क्या वाकई में ये बीजेपी के राष्ट्रपति साबित होंगे या फिर देश के? देखिए, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति को उदार होना चाहिए और इतिहास के प्रति न्याय करना चाहिए, यह तो अपेक्षा हर नागरिक करता है। आज सर्वप्रथम रामनाथ कोविंद ने भी भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, हुए हैं, उनको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि उनको जब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के प्रति न्याय करना चाहिए। नेहरू में कई खूबियां थी, कुछ कमियां भी थी, लेकिन एक बात तो निर्विवाद सत्य है कि नेहरू का बड़ा योगदान रहा न सिर्फ आजादी के आंदोलन में बल्कि भारत के निर्माण में। तो अगर उनकी चर्चा होती तो शायद राष्ट्रपति जी का भाषण और अच्छा होता, लेकिन अगर उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की तो इसको आधार बना के हम यह नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में वो संविधान की रक्षा नहीं करेंगे। दबाव जरूर होगा बीजेपी आरएसएस की तरफ से उन पर, लेकिन मैं मानता हूं कि जब गणराज्य के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे समाज के बारे में सोचते हैं, खास करके उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिसकी चर्चा संविधान में की गई है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं। स्वाभाविक है अम्बेडकर की चर्चा होना, लेकिन यह कहना कि भारतीय संविधान सिर्फ अम्बेडकर की देन है, वो हमें गलत होगा। मैं समझता हूँ जहाँ एक और गांधी महत्वपूर्ण है, गोलवलकर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सावरकर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अम्बेडकर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस देश की जनता है, जिसकी भावना का प्रतिबिंब आप भारतीय संविधान में देखते हैं। वो सैक्रेड डॉक्यूमेंट है, उसमें सारे सिद्धांत निहित हैं। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करें, उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और भारत के गणराज्य की रक्षा करें। मैं आशा करता हूं कि जो राष्ट्रपति चुने गए हैं जिम्मेवारी का बखूबी निर्वाह करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। चलिए, यानी आपको भी लगता है कि इतिहास में नेहरू का योगदान है और जिक्र होना चाहिए था। अब ये चूक है या जानबूझकर हुआ है ये कहना तो मुश्किल, लेकिन आप लोगों ने जो वक्त दिया है, एन.के. चौधरी साहब शुक्रिया, प्रेम रंजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, और कांग्रेस के नेता हमारे साथ एच.के. वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, दलित एक्टिविस्ट जय सिंह फिल्लौर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही सवाल कि जो भाषण दिया है, पहली बार ही कांग्रेस ने निशाना साधा, वही बात बार बार सामने आ रही है कि रामनाथ कोविंद बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अब वो राष्ट्रपति बन गए, तो क्या वो देश के राष्ट्रपति हैं या फिर बीजेपी के राष्ट्रपति साबित होंगे? ये सवाल बना हुआ है अब भी। हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।